एवरीवन, आज हमें स्टार्ट करना है मेंस्ट्रुअल साइकिल से। द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट जैसे कि मंकी, एप्स और ह्यूमन बींग्स। तो हम आते हैं प्राइमेट्स के अंदर। उसमें जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है फीमेल प्राइमेट्स की, उसको कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट द प्यूबर्टी। पहला मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है प्यूबर्टी पे, उसे कहा जाता है मेनार्क। In human female, menstruation is repeated at an average interval of about 28 to 29 days, and the cycle of event starting from one menstruation till the next one is called the menstrual cycle. जो ह्यूमन फीमेल होती है उसमें मेंस्ट्रुएशन रिपीट होता है, साइकिल रिपीट होती है एक एवरेज इंटरवल टाइम पे, एवरेज गैप पे, वो है 28 टू 29 डेज़ का। और जो साइकिल के इवेंट है, जब पहला मेंस्ट्रुएशन होता है तब तक जो नेक्स्ट आता है तब तक वो इवेंट्स, जितने भी इवेंट्स होते हैं वो सब मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ही आते हैं। वन ओवम इज रिलीज, जिसे ओवम का रिलीज होना इज ओव्यूलेशन। हर एक ओवम रिलीज होता है ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द और ईच साइकिल। हर एक साइकिल पे, जो साइकिल का मिड है उसके हर मिड पे क्या होता है, एक ओवम रिलीज होता है। द मेजर इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोन इन फिगर 2.9। अभी हम पहले रीड करते हैं, उसके बाद वहाँ पे उसमें डायग्राम में जाके समझेंगे। द साइकिल स्टार्ट्स विद द मेंस्ट्रुअल फेज। जो साइकिल स्टार्ट होती है मेंस्ट्रुअल फेज के साथ स्टार्ट होती है। मतलब मेंस्ट्रुअल फेज इज़ द फेज जब ब्लीडिंग होती है। तो साइकिल स्टार्ट होती है मेंस्ट्रुअल फेज के साथ जब मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स एंड इट लास्ट फॉर 3 to 5 डेज। जब मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, जब एंडोमेट्रियम लाइनिंग शेड होती है और ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, दैट इज मेंस्ट्रुअल फ्लो। कितने दिन तक रहता है वो? 3 से 5 दिन के लिए। अब जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है रिजल्ट ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। मेंस्ट्रुअल फ्लो होता क्यों है? क्योंकि जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग थी, जो मेंटेन की गई थी कि अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो आगे प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग मेंटेन की गई थी, अब वो क्या होती है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, प्रेगनेंसी नहीं है, तो क्या होगा, उस एंडोमेट्रियम लाइनिंग क्या होगी, ब्रेकडाउन होगी, शेड होगी। तो मेंस्ट्रुअल फ्लो क्यों होता है? क्योंकि ब्रेकडाउन होता है एंडोमेट्रियम लाइनिंग का। यूट्रस की जो सबसे अंदर वाली लाइनिंग थी, दैट इज एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, और उसकी ब्लड वेसल्स जो एक लिक्विड बनाती हैं और बाहर आता है थ्रू वजाइना, वो होता है हमारा मेंस्ट्रुअल फ्लो। मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर इफ द रिलीज ओवम इज नॉट फर्टिलाइज। मेंस्ट्रुएशन कब होता है? तभी होता है जब जो रिलीज ओवम है वो फर्टिलाइज ना हो। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं है तो वो एक इंडिकेशन हो सकता है प्रेगनेंसी का। However, it may also be caused due to some other underlying causes such like stress, poor health, etc. However, कुछ और ऐसे भी चीज़ें हैं, कॉजेज़, कुछ और रीज़न भी हैं जिसकी वजह से ये हो सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेस हो गया, पुअर हेल्थ हो गई, एक्सेट्रा। द मेंस्ट्रुअल फेज इज़ फॉलोड बाय द फॉलिकुलर फेज। अब मेंस्ट्रुअल फेज फॉलोड बाय मतलब सबसे पहली फेज़ है मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज के बाद कौन सी फेज़ आएगी? फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज वो फेज़ होती है जहाँ पे हमारे जो फॉलिकल्स हैं ग्रो हो करते हैं, जो हमने पढ़े थे, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ये सब। तो मेंस्ट्रुअल फेज इज़ फॉलोड बाय द फॉलिकुलर फेज। ड्यूरिंग दिस फेज, अब इस फेज में क्या होता है, जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं हमारे इन द ओवरी ग्रो टू बिकम अ फुल्ली मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स। हमने लास्ट वीडियो में पूरा कर देखा था ये कैसे प्राइमरी फॉलिकल है, फिर सेकेंडरी, टर्शरी, टर्शरी के बाद ग्राफिन फॉलिकल्स। तो वही कहा है, प्राइमरी फॉलिकल जो ओवरी में होते हैं, ग्रो करते हैं, मेच्योर होते हैं, और क्या बनता है, ग्राफिन फॉलिकल बनता है। ये जो सारा काम होता है फॉलिकुलर फेज में होता है। और साइमल्टेनियसली जो एंडोमेट्रियम होती है यूट्रस की, वो भी रीजनरेट होती है थ्रू प्रोलीफरेशन। These changes in the ovary and the uterus are induced by change in the levels of pituitary hormone. अब ये जो changes होते हैं ओवरी में, यूट्रस में, क्यों होते हैं, किसके वजह से होता है, कौन करवाता है, किसके? पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन्स की वजह से ये सारे चेंजेस हमें देखने में मिलते हैं, जो भी हम पढ़ते हैं अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल में। द चेंजेस इन द ओवरी एंड द यूट्रस आर इंड्यूस्ड बाय द चेंजेस इन द लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन। तो अब जो फॉलिकुलर फेज थी उसमें क्या कर रहे थे, हमारे जो फॉलिकल्स से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी फॉलिकल्स ग्रो करता है, मेच्योर होता है, कन्वर्ट होता है ग्राफिन फॉलिकल में, और साथ साथ क्या होती है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग क्या कर रही होती है, रीजनरेट कर रही होती है, प्रोलिफरेशन। तो प्रोलिफरेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का रैपिड मल्टीप्लिकेशन होना, बहुत जल्दी जल्दी उसका नंबर इंक्रीज करना, दैट इज प्रोलिफरेशन। द सिक्रीशन ऑफ गोनोडोट्रोपिन। किसका सिक्रीशन? गोनोडोट्रोपिन का। गोनोडोट्रोपिन LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। कब इंक्रीज हो जाता है इनका लेवल? फॉलिकुलर फेज पे इंक्रीज हो जाता है।
and stimulate the follicular development as well as secretion of the estrogen by the growing follicles। अब ये भी PYQ है, पूछा गया है कि एस्ट्रोजन कौन सिक्रीट करता है, तो ग्रोइंग फॉलिकल्स हमारे सिक्रीट बनाते हैं, सिक्रीशन करते हैं एस्ट्रोजन का, तो स्टिमुलेट करते हैं फॉलिकुलर डेवलपमेंट को और साथ साथ सिक्रीशन एस्ट्रोजन का बाय द ग्रोइंग फॉलिकल्स। बोथ LH एंड FSH अटेन अ पीक लेवल इन द मिडल ऑफ द साइकिल। दोनों ही हमारे LH और FSH अटेन करते हैं एक पीक लेवल साइकिल के मिड में अबाउट द 14 डे पे। Rapid secretion of LH leading to its maximum level during the mid-cycle called LH surge induces rupture of Graafian follicle and thereby release of the ovum that is ovulation। कि जब रैपिड सिक्रीशन होगा LH का, उससे वो कब होता है, मैक्सिमम लेवल पे जाता है वो साइकिल के मिड में, दैट इज़ 14th डे पे, ठीक है, और उसी को कहा जाता है LH सर्ज। तो ये भी पूछते हैं LH सर्ज कब आता है और LH सर्ज क्या कराता है, तो LH सर्ज आता है साइकिल के मिड में, दैट इज़ 14 डे, और LH सर्ज क्या इंड्यूस करता है, रप्चर कराता है ग्राफियन फॉलिकल का, ताकि उसमें से क्या रिलीज हो जाए, ओवम, दैट इज़ ओव्यूलेशन। तो LH सर्ज आएगा, उससे क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। The ovulation means ovulatory phase is followed by the luteal phase। अब पहले आई मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकल फेज, फिर ओव्यूलेटरी फेज, अब ओव्यूलेटरी फेज के बाद क्या आएगी, ल्यूटियल फेज। अब ल्यूटियल फेज में क्या होगा, जो रिमेनिंग पार्ट था ग्राफियन फॉलिकल का, अब हम पढ़ते हैं कि उसके बाद क्या बनता है, कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। और कॉर्पस ल्यूटियम क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करता है, और प्रोजेस्टेरॉन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो एंड्रोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करवाता है। तो अब ओव्यूलेटरी फेज हो गई, अब ओव्यूलेटरी फेज के बाद आएगी हमारी ल्यूटियल फेज। अब जो रिमेनिंग पार्ट है ग्राफियन फॉलिकल का, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम में। अब जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो सिक्रीट करेगा लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन विच इज़ एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम। और प्रोजेस्ट्रॉन क्यों सिक्रीट होता है, क्योंकि हमें वहाँ पे एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखना है। सच एन एंडोमेट्रियम इज़ नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम। ऐसी ये एंडोमेट्रियम क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमें इम्प्लांटेशन कराना है फर्टिलाइज्ड ओवम का और बाकी जितने भी इवेंट्स हैं प्रेगनेंसी के, उनको सपोर्ट करने के लिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अब जितने भी इवेंट्स हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, वो सब स्टॉप हो जाते हैं और कोई भी मेंस्ट्रुएशन नहीं होता। तभी कहा गया था एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी एन इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसलिए क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे जितने भी इवेंट्स होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, वो बंद हो जाते हैं और कोई भी मेंस्ट्रुएशन वहाँ पे नहीं होता। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर अब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या होगा, डीजनरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, मतलब वहाँ पे जो एंडोमेट्रियम बन रही थी अब उसकी शेडिंग वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगी, जिससे क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा। और क्या होगी, वहीं से एक नई साइकिल मार्क हो जाती है, क्योंकि सबसे पहली फेज़ क्या आती है हमारी, मेंस्ट्रुअल फेज़। इन द ह्यूमन बींग्स, अगर ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज, 50 साल की उम्र पे, जिसे कहा जाता है मेनोपॉज। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज। अगर साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन हो रहे हैं तो क्या इंडिकेशन करता है कि नॉर्मल रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, किसी भी फीमेल की हेल्थ जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो नॉर्मल है। एंड एक्सटेंस बिटवीन मेनार्के एंड मेनोपॉज। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहाँ से कहाँ तक रहती है, मेनार्के जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है और मेनोपॉज जब हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज हो जाती है, तो उसके बीच का जो ये पार्ट है दैट इज़ आर रिप्रोडक्टिव एज। वी आर एबल टू रिप्रोड्यूस आर यंग वंस। इस फेज में हम अपने यंग वंस को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको बर्थ दे सकते हैं। अब हम देखते हैं ये डायग्राम। ये पूरी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखो। सबसे पहली फेज़ क्या है, मेंस्ट्रुएशन फेज़ चल रही है, 3 से 5 दिन के बीच में चलती है ये। फिर उसके बाद आई है फॉलिकुलर फेज़ और ये है 14th डे। 14 डे पे क्या होगा, ओव्यूलेशन। यहाँ लिख लो ये क्या है, ओव्यूलेशन या फिर ओव्यूलेटरी फेज़। इसको यहाँ पे मार्क कर लो ऐसे, दैट इज़ ओव्यूलेशन या ओव्यूलेटरी फेज़। ओव्यूलेशन क्या है, मैच्योर ग्राफिकन फॉलिकल से, देखो मैच्योर फॉलिकल से ओवम का रिलीज होना, दैट इज ओव्यूलेशन। और कौन से डे पे होती है, 14th डे पे होता है। फिर आया ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज क्या है, सिक्रीटरी फेज। यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, वो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करवाएगा। एंडोमेट्रियम लाइनिंग मेंटेन की गई, देखो कितनी हाई लेवल पे है, एकदम पूरी फुल्ली ग्रोथ हो रखी है इसकी, तो इसको मेंटेन किया जाएगा। अगर
अब देखो रेग्रेसिंग ऑफ कॉर्पस लूटियम क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे प्रेगनेंसी नहीं हुई, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, जिसकी वजह से फिर से मेंस्ट्रुअल फ्लो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और नई साइकिल मार्क हो जाती है। अब यहाँ हॉर्मोन्स देखते हैं। देखो इधर यूट्राइन के इवेंट्स जो यूट्रस में चल रहे हैं, इधर ओवेरियन हार्मोन लेवल, ओवरी के दो हार्मोन्स एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल कम है, फॉलिकल फेज टिल 14 डे पे इंक्रीज होता है एस्ट्रोजन का, साथ साथ किसका होता है मैक्सिमम अटेन आता है एलएच का, एलएच सर्ज, ये क्या है पिट्यूटरी के हार्मोन। फिर चले हम, फिर प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल कहाँ इंक्रीज हो रहा है सिक्रीटरी फेज, ल्यूटल फेज, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्ट्रॉन को बनाएगा। फिर प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल कम हो गया जब हमारी कौन सी साइकिल है, फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल आई, क्योंकि अब कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो गया है तो प्रोजेस्ट्रॉन का सिक्रीशन नहीं होगा और एस्ट्रोजन का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि अब मेंस्ट्रुअल साइकिल आई है तो जैसे जैसे ग्रेफिन फॉलिकल्स आएंगे, फॉलिकुलर फेज भी आएंगे, तो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल्स एस्ट्रोजन हमारा सिक्रीट करते हैं, और वही एलएच का चला है, वही एफएस का चला है। एफएसएच कम था, इंक्रीज होता है, अटेन करता है थोड़ा, फॉलिकल्स के टाइम पे आया, फिर एलएच हमेशा मैक्सिमम जो अटेन करता है वो करता है 14th डे पे, फिर एलएच डिक्रीज हो गया और नेक्स्ट साइकिल पे थोड़ा एफएसएच का इंक्रीज हो जाता है और एलएच का कम हो जाता है। ये थे पिट्यूटरी हार्मोन, ये थे ओवेरियन हार्मोन्स, ये ओवेरियन हार्मोन के लेवल्स, ये ओवरी के इवेंट्स, फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रेफिन मैच्योर फॉलिकल बना, कॉर्पस लूटियम बना, डीजनरेट हो गया, और ये थे यूट्रस के इवेंट। तो ये है हमारी पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल। नाउ फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ड्यूरिंग कॉपुलेशन, जब कॉपुलेशन होता है या क्वाइटस होता है तो सीमन रिलीज होता है बाय द पेनिस इनटू वेजाइना। तो पेनिस से सीमन रिलीज होता है वेजाइना में, उस इवेंट को कहा जाता है इंसेमिनेशन। द मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली पास थ्रू द सर्विक्स। अब ये जो स्पर्म है मोटाइल है, मोटाइल क्यों है, क्योंकि इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया है जो इनको एनर्जी देता है, इनके पास इनकी टेल को, और इनके पास सेंट्रियोल होता है। तो मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली पास थ्रू द सर्विक्स, एंटर इनटू द यूट्रस एंड फाइनली रीच द एम्पलर रीजन। कहाँ पास करेंगे, स्विम करेंगे, पास थ्रू द सर्विक्स, सर्विक्स से होते हुए जाएंगे, एंटर करेंगे यूट्रस में और फाइनली कहाँ पहुँचेंगे एम्पलर रीजन पे, जिसे वो कहाँ है फेलोपियन ट्यूब का। अब जो ओवम रिलीज हुआ है बाय द ओवरी इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू एम्पलर रीजन, जो ओवम रिलीज हुआ था उसको भी एम्पलर रीजन में लेके जाएगा, वहीं पे फर्टिलाइजेशन होगा। अब पुरानी जो एनसीईआरटी उसमें लिखा हुआ है एम्पलरी स्टिमुलस जंक्शन की फर्टिलाइजेशन वहाँ होता है, नहीं, अब जो नई एनसीईआरटी है वो कहती है फर्टिलाइजेशन एम्पलर रीजन में ही होता है। तो ट्रांसपोर्टेड, उसको ओवम को भी ट्रांसपोर्ट कर लिया हमने एम्पलर रीजन में, स्पर्म भी वहीं पे आ गया, अब वहीं पे फर्टिलाइजेशन होगा। Fertilization can only occur if the ovum and sperm are transported simultaneously to the ampular region। अभी कह रहे हैं फर्टिलाइजेशन तभी होता है जब ओवम और स्पर्म साइमल्टेनियसली दोनों को एक साथ एक टाइम पे एम्पलर रीजन में लिया। ये नहीं कि स्पर्म पहले पहुंच गया ओवम बाद में आ रहा है, ओवम पहले पहुंच गया स्पर्म बाद में आ रहा है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। यही रीज़न होता है कि हर बार जो कॉपुलेशन होता है उससे फर्टिलाइजेशन या प्रेगनेंसी नहीं होती। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म विद एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है, स्पर्म का फ्यूज होना ओवम के साथ इस फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो स्पर्म कम्स इन अ कॉन्टैक्ट विद द जोना पैलिसिडा लेयर। तो स्पर्म किसके कॉन्टैक्ट में आता है, ये जो लेयर है हमारी जोना पैलिसिडा के कॉन्टैक्ट में आता है ओवम की, और इंड्यूस करता है चेंजेस इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ द एडिशनल स्पर्म। फिर वो मेम्ब्रेन में कुछ चेंजेस करता है जिसके वजह से और जो स्पर्म्स है उनकी एंट्री बंद हो जाती है। डज इट इंश्योर दैट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज द ओवम। तो ये किसका काम है, ये कौन इंश्योर करेगा कि एक ही स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करे, ये इंश्योर करेगी हमारी जोना पैलिसिडा। द सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम। अब जो एक्रोसोम कहाँ था, हेड ऑफ द स्पर्म, एक एंजाइम था जो अब जो एक्रोसोम के सिक्रीशन होंगे वो हेल्प करेगा स्पर्म को एंटर करने में साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम। अब ओवम का ये साइटोप्लाज्म है तो वो उसको हेल्प करेगा कि वो उसके साइटोप्लाज्म में एंटर करे, कौन, एक्रोसोम के सिक्रीशन। तो द कहाँ से होता हुआ जाएगा, जोना पैलिसिडा से होता हुआ जाएगा और उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। दिस इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ द म्योटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte। अब देखो सेकेंडरी oocyte का म्योटिक डिवीजन नहीं हुआ था, तो इसी से क्या होगा, यही इंड्यूस करेगा कंप्लीशन हो जाए म्योटिक डिवीजन सेकेंडरी oocyte का। कब, जब हमारा स्पर्म ओवम के साइटोप्लाज्म में पहुंच जाएगा। तो द सेकेंड म्योटिक डिवीजन इज ऑल्सो अनइक्वल। सेकेंड म्योटिक डिवीजन भी कैसा होता है, अनइक्वल होता है और रिजल्ट करता है फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी में और एक हेप्लॉइड ओवम जिसे ये ऊटेड बोलते हैं।
Soon the haploid nucleus of the sperm and that of the ovum fuse together. जल्दी ही फिर क्या होता है, जो haploid nucleus है sperm का और ovum का, वो साथ में फ्यूज करते हैं और एक डिप्लॉइड जाइगोट बना लेते हैं. अब जाइगोट में कितने क्रोमोसोम होंगे, वापस से उसमें जाइगोट में 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे, क्योंकि उसकी प्लॉइडी क्या हो गई, डिप्लॉइड. 23 क्रोमोसोम आए मेल से, 23 आए फीमेल से, ये आए स्पर्म के थ्रू और ये आए ओवम के थ्रू. तो टोटल कितने हुए, 46 हमारे जाइगोट में. One has to remember that the sex of the baby has been decided at the stage itself. इसी स्टेज पे बेबी का सेक्स भी डिसाइड होता है. कैसे? एज यू नो, तुम जानते हो क्रोमोसोम का पैटर्न ह्यूमन फीमेल में कैसा होता है, XX मिलता है और मेल में XY मिलता है. देयरफॉर जो जितने भी हैप्लॉइड गैमीट्स हैं ओवा, वो तो प्रोड्यूस करेंगे फीमेल, इनके पास सेक्स क्रोमोसोम होगा S. वहीं पे अगर जो मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है स्पर्म, वहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम कैसा होगा, या तो X होगा या फिर Y होगा. तो 50% चांसेस है कि स्पर्म कैरी करे X क्रोमोसोम, वाइल 50% चांसेस है कैरी करे Y क्रोमोसोम. जब फ्यूजन हो जाएगा मेल और फीमेल गैमेट का, तो जाइगोट कैरी करेगा इधर XX और XY. तो डिपेंड करता है वेदर, ये डिपेंड करता है कि वेदर स्पर्म कौन सा क्रोमोसोम लेके आए, X लेके आए कि Y लेके आए ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए. The zygote carrying XX would be developed into a female baby. अब जो zygote के पास XX क्रोमोसोम होगा वो डेवलप होगा फीमेल बेबी में, और जिसके पास XY होगा वो बनाएगा मेल. तो यू विल लर्न मोर अबाउट द क्रोमोसोमल पैटर्न इन चैप्टर 5. दैट इज़ वाई जो साइंटिफिकली करेक्ट ये है कि जो सेक्स है बेबी का वो डिटरमाइन होता है फादर के थ्रू, नॉट बाय द मदर. और जो हम जैसे सोसाइटी में देखते हैं, वी क्रिटिसाइज फीमेल फॉर द सेक्स ऑफ द बेबी, कि फीमेल को क्रिटिसाइज किया था. नहीं, साइंटिफिकली ये कहा गया है कि जो सेक्स है बेबी का, इधर मेल होगा या फीमेल होगा, वो कौन डिसाइड करता है, उसके फादर डिसाइड करते हैं. द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट एट द जाइगोट. अब कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस स्टार्ट हो जाएगा जाइगोट पे, वो मूव करेगा स्टमस से ओविडक्ट से होते हुए, और उसे क्या बोलते हैं, क्लीवेज. जो मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया है, जब इम्प्लांटेशन होता है ऐसे ही होता है. तो फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, अब उसमें क्या होता है, क्लीवेज स्टार्ट हो जाती है, माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, माइटोसिस. धीरे धीरे वो एम्पुला से मूव करता है, स्टमस से होता होता आएगा और फिर वो इम्प्लांटेशन की तरफ जाएगा एंड टुवर्ड द यूट्रस, यूट्रस की तरफ मूव करेगा. फिर क्या बनाएगा, 2, 4, 8, 6 डॉटर सेल्स बनाएगा, जिसे हम ब्लास्टोमेयर्स कहते हैं. अब जो एम्ब्रियो होता है 8 to 16 ब्लास्टोमेयर्स वाला, कितना 8 to 16 वाला, उसे कहते हैं मोरुला. ये सब भी इंपॉर्टेंट है, कितने आते हैं इसमें, 8 to 16 ब्लास्टोमेयर्स है, दैट इज मोरुला. अब जो मोरुला है वो कंटिन्यू करेगा डिवाइड करना, फिर ट्रांसफॉर्म करेगा अपने आप को ब्लास्टोसिस्ट में, फिर वो मूव करेगा फर्दर यूट्रस की तरफ. अब जो ब्लास्टोमेयर है ब्लास्टोसिस्ट में, वो अरेंज होगा कैसे, एक आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट, जैसे ये हो गया, एक ये आउटर लेयर हो जाएगी ट्रोफोब्लास्ट की तरह, और एक इनर लेयर हो जाएगी जिसे हम बोलते हैं इनर मास सेल्स. अब जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है वो अटैच हो जाती है एंडोमीट्रियम में. जो आउटर वाली लेयर होती है ट्रोफोब्लास्ट, ये मान लो हमारा यूट्रस है पूरा, और यहाँ पे जाके कैसे हो जाएगी, वो अटैच हो जाएगी. ऐसे ही होता है ना हमारा यूट्रस, इन्वर्टेड पियर शेप जैसा. तो जो ट्रोफोब्लास्ट थी वो ये जो एंडोमीट्रियम लाइनिंग थी हमारी यहाँ पे, ये मान लो हमारी एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, ये हमारी अब यहाँ पे जो ट्रोफोब्लास्ट है इसके अंदर जाके एम्बेडेड हो जाएगी. यहाँ पूरी ऐसे ऐसे घुस जाएगी, एम्बेड हो जाएगी, और जैसे ये ग्रो करेगी, अब एंडोमेट्रियम लाइनिंग इसके आसपास और ऐसे ग्रो करने लगी, पूरा इसको कवर कर लेगी. तो दैट इज़ आर इम्प्लांटेशन. ये क्या हो गया, जाइगोट का हमारा इम्प्लांटेशन हो गया. तो वही ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच टू द एंडोमीट्रियम, और जो इनर सेल मास होंगे वो डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे एम्ब्रियो में. अब ये जो इनर मास सेल्स थे हमारे, ये है हमारे इनर मास सेल्स, ये क्या बनाएंगे, हमारा एम्ब्रियो बनाएंगे. आफ्टर अटैचमेंट, जब अटैचमेंट हो जाएगा तो यूट्राइन के सेल डिवाइड करेंगे रैपिडली और कवर कर लेंगे ब्लास्टोसिस्ट को. यही मैंने अभी दिखाया, जो यूट्राइन के सेल हैं ये और डिवाइड करेंगे और इस हमारे पूरे ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेंगे, पूरा एकदम उसको प्रोटेक्शन दे देंगे, और ऐसे ये पूरा इसके अंदर कवर हो जाएगा. एज अ रिजल्ट क्या होगा, अब जब ब्लास्टोसिस्ट पूरा एम्बेड हो चुका है एंडोमीट्रियम में यूट्रस की, और इसी को कहा जाता है इम्प्लांटेशन, एंड इट लीड्स टू द प्रेगनेंसी. और इम्प्लांटेशन हो गया, और इसी से क्या होगी हमारी आगे, ये लीड करेगा प्रेगनेंसी को. कि जब तक इम्प्लांटेशन नहीं होता है तो प्रेगनेंसी नहीं कही जाती, क्योंकि इम्प्लांटेशन हो गया, दैट विल बी अ प्रेगनेंसी. अब डायग्राम समझते हैं. देखो ये पूरा हमारा था, फिर उसके बाद क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट बन गया, उसके बाद उसमें डिवीजन हुआ, 2, 4, 8, 16 ऐसे पूरे बनते जाते हैं.
जिनको ब्लास्टोमर्स कहा जाता है। फिर ब्लास्टोमर जो मोरुला 8 to 16 सेल्स वाला होता है हमारा मोरुला। फिर मोरुला हमारा बनता है ब्लास्टोसिस्ट में, जैसे हमने यहाँ पढ़ा था कि जो ब्लास्टोमेर है उसे मोरुला कहते हैं, और कितने होते हैं उसमें 2 to 8 16 सेल्स, 8 to 16 वाले। फिर मोरुला कंटिन्यू करता है, डिवाइड होता है, ट्रांसफॉर्म होता है ब्लास्टोसिस्ट में। अब जो ब्लास्टोसिस्ट है फर्दर मूव करता है उसके अंदर। अब जो ब्लास्टोमेयर है ब्लास्टोसिस्ट के अंदर, ये क्या है, ब्लास्टोमेयर है ब्लास्टोसिस्ट के अंदर आउटर लेयर है हमारी ये ट्रोफोप्लास्ट, जो इम्प्लांट जो एम्बेड होगी, और यह है इनर मास सेल जो एम्ब्रियो बनाएंगे। तो यही एच स्टेज है, इसको दिखाया गया है ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन। देखो ये जैसे यहाँ पे, इसको जूम करते हैं, देखो ये क्या थी हमारी ट्रोफोब्लास्ट, यही हमारी यूट्रस के लाइनिंग में एम्बेड हुई, इम्प्लांट हुई। अब ये फर्दर ऐसे ग्रो करेगी पूरी, और इसको पूरा कवर कर लेगी। और ये क्या है हमारे अंदर इनर मास सेल। अब ये क्या बनाएंगे, हमारा एम्ब्रियो बनाएंगे। तो यही क्या हुआ, इम्प्लांटेशन हो गया यूट्रस में हमारा। और देखो कुछ कुछ इसकी शेप देखो ऐसी है ना यूट्रस की, इन्वर्टेड पियर शेप। पियर कैसे होता है हमारा, ऐसा होता है पियर, पियर की शेप होती है हमारी ऐसी कुछ कुछ। और जो हमारा ये यूट्रस है इसको अगर हम उल्टा कर दें, लाइक ऐसा कर दें, तो दैट इज़ इन्वर्टेड पेयर। तो उसकी शेप कुछ कुछ ऐसी आती है ना, ये देखो इमेजिन करो इन्वर्टेड पेयर शेप। ये क्या है हमारा यूट्रस। ये क्या हो गया यहाँ पे, इम्प्लांटेशन हो गया। अब इम्प्लांटेशन हो गया तो यहाँ पे से क्या होगी, प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाएगी। Now pregnancy and the embryonic development. आफ्टर इम्प्लांटेशन, अब इम्प्लांटेशन हो गया, अब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट। अब जो ट्रोफोब्लास्ट थी उस पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आ जाएंगे, जिसको कहा जाएगा क्रोनिक विलाई, विच आर सराउंडेड बाय द यूट्राइन टिश्यू एंड द मैटरनल ब्लड। और उसको कौन घेर के रखेगा आसपास, यूट्राइन के टिश्यू और मैटरनल ब्लड। अब जो क्रोनिक विलाई है एंड जो यूट्राइन टिश्यू है वो इंटीग्रेट हो जाएगा आपस में, or jointly form a structure and the functional unit between the developing embryo fetus and the maternal body called placenta. तो placenta किसने बनाई, क्रॉनिक विलाई, कोरियोनिक विलाई ने, और हमारी यूट्राइन टिश्यू ने मिलके बनाई हमारी प्लासेंटा। तो प्लासेंटा क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ये लिखा है जॉइंटली फॉर्म स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड द मैटरनल बॉडी, जिसे क्या कहा जाता है, प्लासेंटा। द प्लासेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। प्लासेंटा क्या करती है, ऑक्सीजन की सप्लाई कराती है, न्यूट्रिएंट्स की कराती है टू द एम्ब्रियो, एंड ऑल्सो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल करवाएगी, एक्सक्रीटरी वेस्ट मटीरियल्स को रिमूव करवाएगी जो भी एम्ब्रियो प्रोड्यूस करता है। The placenta is connected to the embryo through an umbilical cord which help in the transport of a substance to and from the embryo. अब जो प्लासेंटा है वो कनेक्टेड है एम्ब्रियो से, किसके थ्रू, एक अम्बिलिकल कॉर्ड होती है। प्लासेंटा कनेक्टेड है एम्ब्रियो से। अब एम्ब्रियो से कनेक्ट, प्लासेंटा तो बन गई, एम्ब्रियो ये मान लो ये एम्ब्रियो ये प्लासेंटा, ठीक। अब ये कनेक्टेड किसके थ्रू है, तो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है जिसके थ्रू ये कनेक्टेड है, जो हेल्प करती है ट्रांसपोर्ट करने में सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से एम्ब्रियो की तरफ, और एम्ब्रियो से सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है हमारी। प्लासेंटा ऑल्सो एक्ट एज एन एंडोक्राइन टिश्यू। अब प्लासेंटा किसकी तरह काम करता है, एंडोक्राइन टिश्यू, याद रखने वाली बात है, नॉट एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन टिश्यू की तरह काम करेगा और प्रोड्यूस करती है बहुत सारे हॉर्मोन्स। क्या क्या, जैसे ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG, ह्यूमन प्लासेंटल लेक्टोजन HPL, एस्ट्रोजेंस एंड प्रोजेस्ट्रॉन एक्सेट्रा। एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन ओवेरियन हार्मोन्स हैं वो सिक्रीट करती है। उसके साथ साथ जब प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है, इम्प्लांटेशन हो जाता है, डेवलपमेंट होता है, वहाँ पे प्लासेंटा बनती है, तो प्लासेंटा भी एक एंडोक्राइन टिश्यू का काम करती है, वो ये हार्मोन सिक्रीट करती है, डेट इज HCG,
ह्यूमन कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लासेंटा लेक्टोजन, एस्ट्रोजन एंड प्रोस्ट्रोजन। अब देखो जो HCG है और HPL है, ये जब प्रेगनेंसी होगी तभी हार्मोन सिक्रेट होगा, अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगा। तो बेसिकली यही दो हार्मोन्स हैं जो चेक किए जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टेस्ट एक्सेट्रा। In the later phase of pregnancy, a hormone called relaxin is also secreted by the ovary. और जो अब रिलैक्सिन है वो कौन सिक्रिएट कर रही है? हमारी ओवरी सिक्रिएट करती है प्रेगनेंसी की लेटर फेज में। लेट अस रिमेंबर दैट HCG और HPL और रिलैक्सिन ये प्रोड्यूस होते हैं वुमेन में सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे ही। इन addition, during pregnancy, the level of the other hormone like estrogen and progesterone, cortisol, prolactin, thyroxine etc. ये भी इंक्रीज हो जाते हैं। इन सब का लेवल भी क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है बॉडी में। आर इंक्रीज सेवरल फूड्स इन द मेटरनल ब्लड। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन। अब कौन कौन से हार्मोन थे इन्हें याद रखो। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन है, कॉर्टिसोल भी है, प्रोलैक्टिन है और थायरॉक्सिन है। इनका लेवल भी इंक्रीज हो जाता है। इनका प्रोडक्शन ज़रूरी है, एसेंशियल है, ताकि फीटल की ग्रोथ को सपोर्ट किया जा सके। जो भी मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं मदर में वो उनको सपोर्ट किया जा सके और प्रेगनेंसी को मेंटेन किया जा सके। इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन, जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तो जो इनर मास सेल थे, मतलब हमने देखा था जो ब्लास्टोसिस्ट बन रहा था उसमें जो ब्लास्टोमेर थे 2 लेयर में डिफ्रेंशिएट होते हैं, ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर मास सेल। ट्रोफोब्लास्ट इम्प्लांट हो गया, एम्बेड हो गया। अब जो इनर मास सेल बचे वो एम्ब्रियो में डिफ्रेंशिएट होता है। इनर मास सेल जो थे एम्ब्रियो वो भी अब 2 लेयर में डिफ्रेंशिएट होगा। आउटर लेयर दैट इज एक्टोडम, इनर लेयर होती है एंडोडम और इनके बीच में एक लेयर आ जाती है जल्दी जिसे कहते हैं मीजोडम। सून अपीयर बिटवीन देम एक्टोडम एंड एंडोडम। अब ये जो 3 लेयर्स हैं यही क्या बनाती हैं? सारे ऑर्गन्स और टिश्यू बनाती हैं एडल्ट में। इट नीड टू बी मेंटेन्ड हेयर दैट द इनर सेल मास कंटेन सर्टेन सेल called stem cells which have the potency to give rise all tissue and organs. अब ये कह रहे हैं इनर मास सेल में भी कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है स्टेम सेल्स, जो केपेबल हैं, जिनके पास ये पोटेंसी होती है कि वो सारे टिश्यू और ऑर्गन्स को बना सके। अब जो ह्यूमन जो ये पूरा प्रेगनेंसी है, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, क्या क्या होता है, क्या क्या फीचर्स हम देखें इसमें कि क्या क्या जो एम्ब्रियो है कैसे ग्रो करता है, कैसे किस स्टेज में किस मंथ में क्या चीज़ ग्रो करती है। द ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट 9 months दैट इज जेस्टेशन पीरियड। अब ये कहना है कि आपको कैट प्रेगनेंसी, कैट, डॉग, एलिफेंट सबके बारे में पता है, फाइंड आउट, नहीं पता है तो ढूंढिए। इन ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं। आफ्टर 1 month ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के 1 महीने बाद जो एम्ब्रियो है उसका हार्ट बन जाता है। एम्ब्रियोज हार्ट इज फॉर्म आफ्टर 1 month ऑफ प्रेगनेंसी। द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस में बी नोटिस बाय लिसनिंग टू द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप। हम कैसे चेक करते हैं कि हमारा फीटस सही है, ग्रो कर रहा है, नहीं कर रहा है? हम उसकी हार्ट साउंड को सुनते हैं। बाय द एंड ऑफ द 2nd month, जैसे ही 2nd month खत्म होता है प्रेगनेंसी का, फीटस डेवलप करता है अपने लिम्ब एंड डिजिट्स। अब इसको अलग अलग कलर से मार्क करते हैं। ये हाईलाइट, ये इंपॉर्टेंट ज़रूरी है कि जब पहला साइन क्या है ग्रोइंग फीटस का, नोटिस किया जाता है हार्ट सुन के, और वो कब होता है? 1 month ऑफ प्रेगनेंसी। फिर हमने बात कर रहे हैं कि जब 2nd month होगा प्रेगनेंसी का, पूरा हो जाएगा, 2nd month के बाद क्या होगा? उसके लिम्ब डिजिट्स बन जाएंगे। जब 12 वीक ख़त्म होंगे, बाय द एंड ऑफ 12 वीक, मतलब जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर पहले 3 महीने ख़त्म हो जाएंगे, तो मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स क्या बन चुके होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लिम्ब एंड एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स आर द वेल डेवलप्ड। तो जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर ख़त्म हो जाता है, 12 हफ्ते ख़त्म हो जाते हैं, 3 महीने पूरे हो जाते हैं, तो लिम्ब्स और उसके एक्सटर्नल जेनिटल्स क्या होते हैं? ऑर्गन्स अच्छे से डेवलप हो चुके होते हैं। अब द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस, जो पहला मूवमेंट है फीटस का और अपीयरेंस हेयर की उसके हेड पे यूजुअली कब ऑब्जर्व होती है? ड्यूरिंग द 5th month, 5वें महीने पे ऑब्जर्व की जाती है उसका पहला मूवमेंट और उसके सर पे बाल। अब जब एंड होते हैं 24 वीक्स, मीन्स उसका 2nd ट्राइमेस्टर ख़त्म हो चुका है, पूरे 6 महीने हो चुके हैं। तो क्या होता है उस टाइम पे? बाय द एंड ऑफ अबाउट 24 वीक्स, एंड ऑफ 2nd trimester, बॉडी इज कवर्ड विद फाइन हेयर। आई लिड सेपरेट हो चुकी होती हैं, बॉडी पे फाइन हेयर आ चुकी होती हैं, आई लैशेस बन चुकी होती हैं। बाय द एंड ऑफ 9 months, जैसे ही 9 months पूरे होते हैं प्रेगनेंसी के, फीटस फुल्ली डेवलप होता है और रेडी है फॉर द डिलीवरी। फिर क्या होगा? पार्चुरेशन। तो ये देखो डायग्राम,
ये क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड, जो क्या कर रही थी, प्लासेंटा और जो हमारा एम्ब्रियो है उनको कनेक्ट कराने में हेल्प कर, उनको बीच में उनके थ्रू कनेक्शन बिठा रही है, दैट इज अम्बिलिकल कॉर्ड। ये है हमारा एम्ब्रियो और ये हमारी प्लासेंटा। दिस इज आवर प्लासेंटा एंड दिस इज अम्बिलिकल कॉर्ड एंड दिस आर एम्ब्रियो। ये क्या है, यॉर्क सेल। ये हम पढ़ते हैं कि जब फीटस होता है तो यॉर्क सेल में क्या होता है, आरबीसी का प्रोडक्शन होता है, ये सारी चीज़ें। कैविटी ऑफ द यूट्रस, देखो इसको किसने पूरा सराउंड कर लिया। अब ये जो ट्रोफोब्लास्ट थी ना, ये हमारी ट्रोफोब्लास्ट थी, इस पे यही तो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसे हमने कहा क्रोनियोक वेलाई। अब क्रोनिक वेलाई और जो यहाँ पे क्या था, मेटरनल ब्लड, ये सब आ गया, उसको किसने सराउंड करा, यूट्राइन टिश्यू और मेटरनल ब्लड ने। और ये क्या बना, प्लग ऑफ द म्यूकस इन द सर्विक्स, एक यहाँ पे क्या बन गया, प्लग बन गया। ये पूरा एम्बेड हो चुका है ये पूरा हमारा। और ये क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद इम्प्लांटेशन हुआ, इम्प्लांटेशन के बाद ये पूरे आगे का प्रोसेस। नाउ पार्चुरेशन एंड द लैक्टेशन। The average duration of human pregnancy is about 9 months, which is called gestation period. जो average duration है human pregnancy का वो है 9 months, जिसे कहा जाता है gestation period. Vigorous contraction of the uterus at the end of pregnancy causes expulsion delivery of the fetus. जब vigorous contraction होता है यूट्रस का प्रेगनेंसी के एंड पे, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपल्जन होता है और डिलीवरी होती है फीटस की। दिस प्रोसेस ऑफ द फीटस, डिलीवरी ऑफ द फीटस, फीटस की डिलीवरी के प्रोसेस को कहा जाता है चाइल्ड बर्थ या फिर पार्चुरेशन। पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, PYQ। कैसा प्रोसेस है ये, न्यूरो कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। द सिग्नल फॉर द पार्चुरेशन, अब पार्चुरेशन के सिग्नल कौन भेजेगा, पता कैसे चला कि भाई अब पार्चुरेशन कराना है, डिलीवरी का समय हो गया है। तो द सिग्नल फॉर द पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फीटस, वो फुल्ली डेवलप्ड फीटस ये सिग्नल भेजेगा। एंड द प्लासेंटा विच इंड्यूस माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, और प्लासेंटा क्या कराएगी, माइल्ड यूट्राइन, जो यूट्रस के माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन कराएगी, जिसे कहा जाता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। मतलब फीटस ने कहा उसे बाहर आना है, तो उसी ने सिग्नल भेजा, जिसकी वजह से क्या हुआ, प्लासेंटा थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट हुई, इसे कहा जाता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। अब थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्शन हुई तो ये क्या करेगा, दिस ट्रिगर रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मेटरनल पिट्यूटरी। अब हमारी जो यूट्रस की वॉल हुई उसमें कॉन्ट्रैक्शन आया, जिसने सिग्नल भेजा मेटरनल पिट्यूटरी को, उसकी माँ की पिट्यूटरी को, कि अब तुम ऑक्सीटोसिन रिलीज करो। ऑक्सीटोसिन एक्ट करेगा यूट्राइन की मसल पे और ट्रिगर करेगा और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन, और ज़्यादा यूट्राइन का कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, विच इन टर्न स्टिमुलेट द फर्दर सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। अब पहले तो फीटस ने सिग्नल भेजा पार्चुरेशन का, प्लासेंटा ने थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन कराया, जिसके रिस्पॉन्स में मेटरनल पिट्यूटरी ने ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करा दिया। फिर जो रिलीज ऑक्सीटोसिन है उसने और काम करा उसकी मसल पे, यूट्रस की मसल पे, जिससे फर्दर और कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जिसके फर्दर कॉन्ट्रैक्शन से ही और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। फिर द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड द ऑक्सीटोसिन सिक्रेशन कंटिन्यू, रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन। ये जो स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स है यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन वॉल के कॉन्ट्रैक्शन में और ऑक्सीटोसिन के सिक्रेशन में, ये कंटिन्यू चलता रहता है, जिसकी वजह से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, दिस लीड टू द एक्सपल्जन ऑफ द बेबी, और बेबी बाहर आ जाता है यूट्रस से थ्रू द बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल भी हमने पढ़ा था कौन बनाता है, सर्विक्स की कैनाल और वजाइना, वहाँ सब पूरा कि बर्थ कैनाल के थ्रू होता हुआ बाहर आ जाता है, जिसे कहा जाता है पार्चुरेशन। सून आफ्टर द इन्फेंट इज़ डिलीवर्ड, जैसे इन्फेंट डिलीवर हो जाता है, प्लासेंटा को भी बाहर निकाला जाता है यूट्रस से, जैसे ही हमारा बेबी की डिलीवरी हो जाती। अब जो मेमोरी ग्लैंड है फीमेल के, वो अंडरगो डिफ्रेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी के टाइम पे उनके मेमोरी ग्लैंड भी क्या जाते हैं, डिफ्रेंशिएशन में जाते हैं और स्टार्ट करते हैं प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। जैसे जैसे प्रेगनेंसी खत्म होती है वैसे ही वो भी मिल्क प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं, जिस प्रोसेस को कहा जाता है लैक्टेशन। दिस हेल्प इन द मदर इन फीडिंग द न्यू बॉर्न, ये क्या हेल्प करता है, मदर को हेल्प करता है फीड करने में न्यू बॉर्न की। द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रॉम। अब जो मिल्क प्रोड्यूस होता है स्टार्टिंग के कुछ इनिशियल डेज पे, उसे कहा जाता है कोलेस्ट्रॉम, जिसके पास क्या होती हैं, कुछ एंटीबॉडीज़ होती हैं जो ज़रूरी हैं। कौन सी एंटीबॉडी मिलती है यहाँ पे, IgA।
और ये क्यों ज़रूरी है? ताकि वहाँ पे बच्चे के अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो सके फॉर द न्यू बॉर्न बेबीज़। जो बाहर वो एकदम से एक्सटर्नल वर्ल्ड में आया, अभी तक वो एकदम प्रोटेक्टेड वर्ल्ड में था, अब बाहर आया तो चैलेंजेस फेस करेगा, जिसके लिए उसको क्या चाहिए? वेपन चाहिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ वो क्या वेपन दे रहे हैं हमें स्टार्टिंग में? मदर जब उसको फीड करती है, जो कोलेस्ट्रॉम सिक्रेट होता है उसके अंदर एंटीबॉडी होती है, जो उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड कराएगी, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी बाहर के इन्वायरमेंट से। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर फॉर ब्रिंगिंग अप अ हेल्दी बेबी। ब्रेस्ट फीडिंग रिकमेंड की जाती है डॉक्टर्स के थ्रू इनिशियल पीरियड में, ताकि क्या हो सके? जो बेबी है वो हेल्दी हो, उसकी ग्रोथ एकदम परफेक्ट हो। तो यहाँ पे हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हमने इसमें पूरा देखा स्टार्टिंग से लेके अभी तक कैसे क्या क्या इवेंट्स हैं, किन किन में बटा हुआ है। गैमेटोजेनेसिस, गैमीट्स का बनना, गैमीट्स के बाद फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, उन गैमीट्स को ट्रांसफ़र करना, फिर उसको इंसेमिनेशन, उसका फर्टिलाइजेशन, उसका इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, पार्चुरेशन, ये सारे इवेंट्स हमने पढ़े। मैं इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ी, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ से भी PYQs आते हैं। और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसको पढ़ लेना, कोई डाउट हो तो मेंशन कर देना, आई ट्राई टू सॉल्व इट। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछते हैं कि कोलेस्ट्रॉम में कौन सी एंटीबॉडी मिलती है? तो यहाँ पे IgA मिलता है, इम्यूनोग्लोबिन A। और एक एंटीबॉडी होती है जो प्लासेंटा से ट्रांसफर होती है, दैट इज़ IgG। तो ये अलग अलग है, IgG प्लासेंटा के थ्रू ट्रांसफर होती है और ये कोलेस्ट्रॉम में मिलती है मिल्क के थ्रू। तो ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ, इसको पढ़ लेना, डाउट हो मेंशन कर देना, आई ट्राई टू सॉल्व इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और इसके PYQ ज़रूर करना पढ़ने के बाद, PYQ तो मस्ट है, हर चैप्टर के बाद PYQ तो ज़रूरी है। उसी से तुम पता लगा पाओगे कितना तुम्हें आया चैप्टर में, कितना नहीं आया। बाय।